बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्पूटम कल्चर टेस्ट के हवाले से। अगर आप लोगों को याद होगा तो कल्चर टेस्ट के हवाले से मैं काफ़ी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, जैसे कि ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, पस कल्चर, प्लूरल कल्चर हो गया, CSF कल्चर हो गया। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखने हैं कल्चर से रिलेटेड तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगा कल्चर टेस्ट का, तो आपने उस पर क्लिक करना है तो आपको तमाम तरह कल्चर से रिलेटेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्पूटम कल्चर टेस्ट पढ़ेंगे तफसील से। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम जिक्र करेंगे व्यूवर्स के स्पूटम क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि इस टेस्ट को करने का मकसद क्या है, फिर हम मीडिया के हवाले से पढ़ेंगे कि स्पूटम कल्चर जब हम लगाएंगे तो कौन से कल्चर मीडिया हमें चाहिए। इसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, जब ये टेस्ट हम करेंगे तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, फिर हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, तरीक़ाकार, फिर हम ये देखेंगे कि इस टेस्ट के दौरान हमारे पास कौन से बैक्टीरिया आइसोलेट होते हैं, कॉमन बैक्टीरिया के बारे में हम जिक्र करेंगे, फिर हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग देखेंगे कि इस टेस्ट को करने के लिए जब जो बैक्टीरिया हमारे पास आइसोलेट होते हैं तो उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। उसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट के वाले से कि जब ये टेस्ट हम लगाते हैं तो कौन से बायोकेमिकल टेस्ट करने चाहिए, प्रिकॉशन हम देखेंगे और लिमिटेशन फिर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं डियर व्यूवर्स। तो स्पूटम आम जुबान में इसको हम बलगम कहते हैं। ठीक है, ये दरअसल आपके पास बिल्कुल थिक फ्लूइड होता है और ज़्यादातर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जिसमें लंग्स और एयरवे शामिल होता है तो वहाँ से ये स्पूटम निकलता है। ठीक है डियर व्यूवर्स, ये जो स्पूटम होता है ये असल में इसमें अगर आप देखेंगे तो म्यूकस होता है। ठीक है, साथ में इसमें आपके पास सेल्स होते हैं, डिब्रीज होते हैं और पैथोजेंस भी शामिल होते हैं और ये इसके पास तब रिलीज़ होगा जब कोई खांसी वाली बीमारी हो। ठीक है, जब कफिंग डिजीज़ हो तो तब उस दौरान स्पूटम निकलता है। इसके अलावा डियर व्यूवर स्पूटम CS आपके पास अगर हम इसका जिक्र करें तो ये आपके पास एक टेस्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजी का या कल्चर का एक टेस्ट होता है जिसमें हम स्पूटम में बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करते हैं जो कि लंग्स इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, लंग्स कैविटी में, और साथ में हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग का भी पता लगाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। तो डियर व्यूअर्स, इस टेस्ट को करने का मकसद ये होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का पता चल जाए जो कि बैक्टीरिया, फंजी और वायरस से काज होता है। ठीक है, इसके अलावा इस टेस्ट को करने का मकसद ये भी होता है ताकि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस का पता चल जाए। निमोनिया लंग इन्फेक्शन होता है, लंग्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है डियर व्यूअर्स, ब्रोंकाइटिस जो होता है ये जो एयर वे होता है जहाँ पर गैसेस आते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब ज़्यादातर तो लंग्स में होता है लेकिन ये गैसेस जब आते हैं ये जिसको ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस आपके पास ये भी एक इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसमें एब्सेस बनते हैं लंग्स में। ठीक है, अच्छा जी, ट्यूबरक्लोसिस में थोड़ा सा आपके पास सिम्पटम, साइन एंड सिम्पटम्स पर आपने गौर करना है। न्यूमोनिया ट्यूबरक्लोसिस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ट्यूबरक्लोसिस में जो पेशेंट होता है वो वीक होता है, उसको कंटिन्यूसली कफिंग होता है, कफिंग में उसका स्पूटम आते हैं, रात को स्वीटिंग होता है वगैरह। ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्पटम है जो कि न्यूमोनिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब अगर हम बात करें एक और डायग्नोस्टिक पर्पस, और वो ये है कि इस टेस्ट को करने से एंटीबायोटिक का पता चलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक असर करता है। ठीक है, तो वो भी हम अंदाज़ा लगाते हैं इस टेस्ट के ज़रिए। इसके अलावा इस टेस्ट से हमें ये भी पता चलता है, लंग्स के हेल्थ स्टेटस का पता चलता है कि लंग्स हेल्दी है या नहीं। इसके अलावा इस टेस्ट को करने का मकसद ये भी होता है कि हमें पता चल जाए कि जो ट्रीटमेंट या जो एंटीबायोटिक प्रोवाइड किया जाता है वो अपना असर कर रहा है या नहीं। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक पर्पस। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड बैक्टीरिया। तो इस टेस्ट के दौरान आपके पास जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो 20 से 30% आइसोलेट होता है और ये ज़्यादातर निमोनिया के केस में आपके पास आइसोलेट होगा। ठीक है ना डियर व्यूअर्स, और इसके अलावा जो है आपके पास जब लंग्स इन्फेक्शन हो तो लंग्स इन्फेक्शन में ज़्यादातर आपके पास आइसोलेट होगा। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो है ये 10 से 20% आइसोलेट होता है और डियर व्यूअर्स ये 10 से 20% आपको पता है कि जब कोई बंदा वीक हो और ये जो है आपके पास स्किन नॉर्मल फ्लोरा भी है और ये एयरवे यानी जब ब्रोंकाइटिस के केस में ज़्यादातर आपके पास आइसोलेट होता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स स्टिफ आरियस जो है ये भी आपके पास नॉर्मल फ्लोरा है स्किन का। ठीक है, और ये भी आपके पास जो एयर वे होता है वहाँ पर जो स्किन में जो बैक्टीरिया होता है वो आपके पास स्टिफ आरियस होता है, तो ये भी आपके पास आइसोलेट होता है 5 से 15%, जिसमें ज़्यादातर कॉमन जो है MRSA है।
इसके अलावा क्लेप्सिला निमोनिया आइसोलेट होता है 5 से 10% डियर व्यूअर्स, और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो है ये आपके पास 5 से 10% आइसोलेट होता है, और ये भी निमोनिया के केस में आइसोलेट होगा, ठीक है ना डियर व्यूअर्स। इसके अलावा आपके पास सुडोमोनास एरिजिनोसा जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है और इम्यूनो कंप्रोमाइज़ में आपके पास आइसोलेट होता है। जो बंदा बहुत ज़्यादा वीक हो तो उसमें सुडोमोनास एरिजिनोसा के चांसेस होते हैं, और अगर वो बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो तो तब सुडोमोनास एरिजिनोसा आइसोलेट होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट बैक्टीरिया हमारे पास है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो डियर व्यूअर्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बहुत कम आइसोलेट होता है, यानी 5% से भी कम आइसोलेट होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर टीबी का केस हो, मतलब अगर आप देखें पेशेंट का साइन सिम्टम, जैसे कि उसको अगर खांसी कंटिन्यूसली हो, उसके खांसी में स्पूटम के साथ ब्लड निकले, ठीक है, और उसको थकावट से महसूस हो, वो कमज़ोर हो, रात को उसको पसीना आता है, तो तब याद रखिएगा कि इसके स्पूटम में जब आप देखेंगे ना तो आपको यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है। डियर व्यूअर्स, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, इसको आप डायरेक्ट भी एग्जामिन कर सकते हैं, यानी आपने स्लाइड पर स्पूटम सैंपल लगाने, इसको फिक्स करना है और इस पर स्टेनिंग करना है, जेड एन स्टेनिंग, और फिर आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोप पर भी इसको मतलब इसका पता लगा सकते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है कि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एसिड फास्ट स्टेनिंग पर, तो उसमें आपको माइकोबैक्टीरियम से रिलेटेड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये जो है 5% से भी कम आइसोलेट होता है। इसके अलावा एस्परजिलस जो फंजाई हमारे पास होता है तो वो 1% आइसोलेट होता है। और डियर व्यूअर्स, ये आपके पास जो फंजाई होता है ये 1% मतलब ये जो है तब आइसोलेट होगा जब कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा, या अगर पेशेंट को HIV एड्स है, या इसके अलावा उन पेशेंट को जिनमें अस्थमा का साइन सिम्टम हो, ठीक है, अस्थमा हो, सांस लेने में दुश्वारी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थे आपके पास आइसोलेटेड बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कल्चर मीडिया। तो जो मोस्ट कॉमन कल्चर मीडिया हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो है ब्लड एगर। डियर व्यूअर्स, ब्लड एगर पर आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी ग्रो होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी ग्रो होता है, स्टेफ ऑरियस, क्लेप्सिला, सुडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है, तमाम तर बैक्टीरिया ग्रो होता है सिवाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और एस्परजिलस के। बाकी तमाम तर बैक्टीरिया इस पर ग्रो होता है। और ये ब्लड एगर जो है चूँकि एक इनरिच मीडिया होता है और ये आपके पास इसमें ब्लड होता है तो हेमोलिसिस पैटर्न भी ये शो करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और मीडिया है जिसको हम कहते हैं चॉकलेट एगर। तो चॉकलेट एगर स्पेशली जो है ये आपके पास फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। इसमें आपके पास फैक्टर्स होते हैं स्पेशल किस्म के, ब्लड सेल्स हेमोलिसिस फॉर्म में होते हैं जो कि फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, और उस फैक्टर की वजह से आपके पास जो फास्टिडियस बैक्टीरिया जैसे कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो वो बड़े आसानी से नाइजीरिया बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होता है। चूँकि इसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आइसोलेट होता है तो उसके लिए फिर आप चॉकलेट एगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैकॉनकी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस मैकॉनकी पर आपके पास क्लेप्सिला ग्रो होगा और सुडोमोनास ग्रो होगा, ठीक है। क्लेप्सिला चूँकि नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग है और सुडोमोनास एरिजिनोसा जो है वो आपके पास नॉन लैक्टोस है और क्लेप्सिला लैक्टोस फर्मेंटेड है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, MSA हम इस्तेमाल करते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्टेफ ऑरियस के लिए, ज़्यादातर स्टेफ ऑरियस के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और कल्चर मीडिया जिसको हम कहते हैं LJ लिविंगस्टन जेनसन एगर मीडिया, और इस पर हम ज़्यादातर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। अच्छा डियर व्यूअर्स, जब आपने डॉक्टर आपको कहे कि TB का केस है, TB बैक्टीरिया आइसोलेट करो, तो फिर आपने ये प्लेट ज़्यादातर ये ट्यूब्स में ये हम लगाते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ट्यूब्स में स्पूटम का सैंपल मतलब ट्यूब्स होता है उसमें LJ मीडिया होता है और स्पूटम का सैंपल हम इस ट्यूब में मतलब ये जो तो इस केस LJ एगर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डियर व्यूअर्स, इसमें क्या होता है कि मीडिया आप ट्यूब में बनाते हो और होता कुछ यूँ है कि आप स्पूटम का सैंपल इसमें इनोकुलेट करते हो, ठीक है, और 7 दिन के लिए या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, ज़्यादातर 3-4 हफ्तों के लिए भी इसको रख दिया जाता है। अगर TB का केस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो तो उस दौरान फिर इस मीडिया का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, SD यानी सब्रोड डेक्सट्रोस एगर मीडिया का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर एस्परजिलस बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए। न्यूट्रॉन एगर और मेनिथोल ये मोलर हिल्टन एगर,
ये भी यूज़ किया जाता है, लेकिन डियर व्यूअर्स ये ज़्यादातर एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर बैक्टीरिया आइसोलेट हो गया तो फिर एंटीबायोटिक जब इस पे लगाएंगे तो फिर इन दो मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। अच्छा जी, लेट सपोज आपके पास कोई बैक्टीरिया आइसोलेट हो गया और वो अननोन बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने ग्राम स्टेनिंग करना है। ग्राम स्टेनिंग से आपको ये पता चल जाएगा, अगर स्पूटम का सैंपल आ गया ना तो आपने इस पर डायरेक्ट ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ZN स्टेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो आपने अगर स्पूटम सैंपल आ गया और अगर आपने TB देखना है तो आप ZN स्टेन कर ले, ZN स्टेनिंग से आपको TB का पता चल जाएगा, ठीक है। और ZN स्टेनिंग के बारे में या एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। ग्राम स्टेनिंग से अगर आपके पास कोई बैक्टीरिया ग्रो हो गया कल्चर मीडिया पर तो तब आपने ग्राम स्टेनिंग करना है, और ग्राम स्टेनिंग से आपके पास ग्राम पॉजिटिव, कोकाई, ग्राम नेगेटिव रॉड्स का पता चल जाता है, या ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पता चल जाता है। जैसे ही डियर व्यूअर्स आपको पता चल जाए कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो फिर उसके लिए आपने यूरिएज टेस्ट करना है, एंडोल टेस्ट करना है, ठीक है। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो फिर आपने कैटालेस, कोगुलेस और डीएनएस टेस्ट करने हैं। आपने TSI टेस्ट, ये भी ग्राम नेगेटिव के लिए किया जाता है। ऑक्सीडेस, बुगास प्रिकर्सर, ये टेस्ट भी किया जाता है। और PCR जीन एक्सपर्ट। अच्छा डियर व्यूअर्स, PCR जीन एक्सपर्ट और ये ZN स्टेनिंग, ये दोनों जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और ये जो दो टेक्निक्स यानी ZN स्टेनिंग और PCR जीन एक्सपर्ट, ये बहुत बेहतरीन टेक्निक्स होते हैं क्योंकि इन टेक्निक्स के ज़रिए डायरेक्ट TB का पता चल जाता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का पता चल जाता है। अब ये जो यूरिएज टेस्ट है ये ज़्यादातर आपको पता है कि क्लेप्सिला और दूसरे ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए किया जाता है। एंडोल टेस्ट इकोलाई के लिए किया जाता है। TSI टेस्ट ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए किया जाता है। ऑक्सीडेस टेस्ट आपको पता है कि ये आपके पास सुडोमोनास के लिए किया जाता है। वोगास प्रिकर्सर टेस्ट ये भी आपके पास किस के लिए किया जाता है, ज़्यादातर जो है क्लेप्सिला के लिए किया जाता है, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोकेमिकल टेस्ट। ये बायोकेमिकल टेस्ट आपने करने हैं। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपको चाहिए स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उस के ज़रिए आप क्या करते हो, वायर लूप्स को स्टरलाइज करते हो रेड हॉट, और उस वायर लूप से फिर आप बाद में स्ट्रीकिंग करते हो। तो स्पिरिट लैम्प इसलिए ज़रूरी होता है। साथ में ये आपको एक क्लीन इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो जो भी काम आपने करना है स्पिरिट लैम्प के करीब करना है। इसके अलावा जो है आपको कल्चर मीडिया, वो कल्चर मीडिया जो कि मैंने अभी जिक्र किया। इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक्स डिस्क चाहिए, ये आपके पास एंटीबायोटिक डिस्क है। इन एंटीबायोटिक डिस्क से ये पता चल जाएगा कि जो बैक्टीरिया आइसोलेट हुआ है उस बैक्टीरिया के खिलाफ कौन सा एंटीबायोटिक असर कर रहा है और कौन सा नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए इथेनॉल। इथेनॉल से आपने क्या करना है, उससे आपने जिस एरिया पर आप काम करते हो, लेट्स सपोज जो टॉप बेंच एरिया होता है उसको आपने साफ़ करना है बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग, ठीक है। आपको चाहिए वायर लूप जिसके ज़रिए आप इनाकुलेशन करोगे, यानी सैंपल को स्ट्रीक करोगे कल्चर मीडिया पर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और डियर व्यूअर्स ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं ये नहायत ज़रूर होते हैं। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको इन्फेक्शन का पता, मतलब इन्फेक्शन से आप ख़ुद को बचा सकते हैं। अब आपने एक बात ये याद रखना है कि लेबॉर्ट्री में जो भी सैंपल आते हैं आपने उसका एज अ पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में जो केसेस आते हैं ज़ाहिर है वो कोई आम बंदा नहीं होता, वो ज़ाहिर है ज़्यादातर जो है इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको चाहिए इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया के लिए एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ख़ास किस्म के टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है कल्चर मीडिया पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करता है। आपको LFH चाहिए, और LFH जो है इसमें एक लाइट होता है UV जो कि हम लगाते हैं यानी बिफ़ोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट से 5 मिनट पहले हम ये ऑन करते हैं ताकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाए, और एक्सपेरिमेंट जब ख़त्म हो जाए तो फिर भी हम ये ऑन करते हैं ताकि तमाम तर बैक्टीरिया जो इसमें एक्सपेरिमेंट के दौरान आ चुके हैं तो वो भी मर जाए, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने ये नहीं लगाना क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है UV लाइट, और ये कैंसर काज करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोक्लेव चाहिए डियर व्यूअर्स, और इस ऑटोक्लेव के ज़रिए आपने क्या करना है, जो कल्चर मीडिया आप बनाएंगे, जो आपने ग्लासवेयर आपने यूज़ करने हैं, पेट्री डिशेस, फ्लास्क, जो भी आपने यूज़ करने, तो इस कल्चर मीडिया के इस ऑटोक्लेव के ज़रिए आपने स्टरलाइज करना है।
और आपको चाहिए एक स्टरलाइज कंटेनर या इसको ये यूरिन का बॉटल यहाँ पर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ज़्यादातर जो स्पूटम का सैंपल कलेक्ट होता है वो इन्हीं बॉटल में ज़्यादातर लोग कलेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल पैक होता है और डिस्पोजेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। और आपने स्पूटम का सैंपल पेशेंट को कहना है कि आपने इसमें मतलब स्पूटम आपने इसमें देना है, ठीक है। तो ये था आपके पास रिक्वायरमेंट। अब तरीका कुछ यूँ है डियर व्यूअर्स कि जब कभी आपने ये टेस्ट करना है तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट का सैंपल लेना है, लेकिन कोशिश करें कि आपने पेशेंट का सैंपल मॉर्निंग टाइम पे लेना है। और जो पेशेंट का सैंपल होगा वो आपने स्टरलाइज कंटेनर में लेना होगा। उसके बाद फिर आपके पास जैसे ही सैंपल आ गया आपने इसको 2 घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको स्ट्रीक करना है। और जो सिलेक्टिव मीडिया का मैंने जिक्र किया तो उन पर आपने इसको स्ट्रीक करना है, ठीक है। प्रॉपर SOPs के ज़रिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है उसको इस्तेमाल करके आपने इसको यूज़ कर यानी इनोकुलेशन करना है, ठीक है ना। यानी जो क्वाड्रेंट स्ट्रीक होता है आपने क्वाड्रेंट स्ट्रीक के ज़रिए इसको करना है, स्ट्रीक करना है इस स्पेसिमेन को। इसके अलावा जैसे ही आपने स्ट्रीकिंग कर लिया फिर आपने क्या करना है, प्लेट को इन्वर्टेड पोजीशन में यानी इंक्यूबेटर में रखना है 24 से 48 घंटे के लिए ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ आ जाए। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बैक्टीरिया को मालूम करना है बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एंटीबायोटिक्स टेस्ट इस पर जैसे आपके पास बैक्टीरिया आइसोलेट हो गया फिर आपने क्या करना है, जो मोलर हिल्टन और न्यूट्रन एगर है इसमें से एक मीडिया आपने इस्तेमाल करना होगा। ज़्यादातर लोग मोलर हिल्टन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोलर हिल्टन आपने यूज़ करना है, इस पर आपने बैक्टीरिया का लॉन बनाना है और फिर एंटीबायोटिक डिस्क आपने प्लेस करने है। फिर आपने क्या करना है डियर व्यूअर्स, फिर आपने ऐसा करना है कि 24 घंटे के लिए ये प्लेट रखना है ताकि इस पर सेंसिटिविटी का पता, रेजिस्टेंस और इंटरमीडिएट का पता चल जाए और फिर आपने रिपोर्ट दे देना है। अगर डियर व्यूअर्स 24 घंटे या 48 घंटे में कोई ग्रोथ नहीं आता, जो कि बैक्टीरिया जो मैंने अभी जिक्र किया मां सिवाय TB के और फंजाई के, अगर इसमें से 24 या 48 घंटे में कोई ग्रोथ नहीं आया तो आपने नो ग्रोथ रिपोर्ट कर देना है। लेकिन अगर TB का केस है तो आपने 7 दिन या 14 दिन या 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए आपने रखना है, 3 हफ्ते बाद फिर आपने रिपोर्ट देना है, ठीक है। अच्छा जी, तो दिस इज़ सिंपल प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग। अच्छा जी, अगर क्लेप्सिला आइसोलेट होता है तो डियर व्यूअर्स इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स आपने यूज़ करना है वो है सिफोटैक्सम, सिफ्ट्रैक्सोन, टेजोबैक्टम, सल्जोन, इमेपेनम, मेरोपेनम, सिफ्टाज़ामाइड और कोलेसिस्टीन, साथ में पोलीमिक्सिन भी आपने लगा देना है। इसके अलावा अगर सुडोमोनास एरिजिनोसा आपके पास आइसोलेट होता है तो डियर व्यूअर्स आपने लगाने हैं टेजोबैक्टम, सल्जोन, इमेपेनम, मेरोपेनम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, पोलीमिक्सिन भी, कोलेसिस्टीन, सिफ्टाज़ामाइड और जेंटामाइसिन आपने यूज़ करना है। इसके अलावा अगर स्टेफ आरियस आता है, स्पेशली जो MRS से आता है, तो फिर आपने लगाना है वेनकोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, फ्यूसिडिक एसिड, क्लेरेथ्रोमाइसिन, लेंजोलेट, सिफॉक्सेटिन, टिगेसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीसाइक्लिन, एमेकासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आता है, ये बैक्टीरिया अगर आपके पास आइसोलेट होता है तो फिर आपने लगाना है एमोक्सिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लेंजोलेट और वेनकोमाइसिन का इस्तेमाल आपने करना है। इसके अलावा अगर आपके पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है तो आपने लगाना है एमोक्सिलिन प्लस क्लेमिनेमिक एसिड, सिफोटैक्साइम, सिफ्ट्रैक्सोन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। पंजई अगर आता है तो बहुत कम आता है, इसके लिए आपने लगाने एम्पोटेरिसन डी, फ्लोक्विनाजोल, वर्बिकिनाजोल, केप्सोफंजस, कोई ख़ास किस्म के आपके पास एंटीफंगल डिस्क होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आता है तो फिर आपने लगाना है आइसोनाजिड, रिफम्पिसिन, इथम्बिटोल, पैराजिनामाइड, लिवोफ्लॉक्सासिन और एमेकासिन आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये थे आपके पास एंटीबायोटिक्स। अगर ये बैक्टीरिया थे तो इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये एंटीबायोटिक्स आपने लगा देना है। इसमें से कुछ सेंसिटिव होंगे, कुछ रेजिस्टेंस होंगे, फिर आपने रिपोर्ट दे देना है, ठीक है डियर व्यूअर्स। रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी का पता इस पिक्चर से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें से कौन से रेजिस्टेंस है और कौन से सेंसिटिव है और कौन से इंटरमीडिएट है। अच्छा डियर व्यूअर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये बड़े बड़े जोन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है आपके पास सेंसिटिव एंटीबायोटिक है, मतलब ये एंटीबायोटिक असर कर रहा है। ये एंटीबायोटिक होगा, ये एंटीबायोटिक अब ये पार्शल है, इंटरमीडिएट जिसको हम कहते हैं, ये बहुत कम असर करता है। पेशेंट ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ टाइम बाद उसको दोबारा इन्फेक्शन होगा। ये एंटीबायोटिक होगा और ये रेजिस्टेंट है। अगर ये एंटीबायोटिक आप देंगे तो पेशेंट का
इस पर कुछ असर नहीं होगा और उल्टा इस एंटीबायोटिक का जो एडवर्स इफ़ेक्ट होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन, यानी जो एहतियाती तदाबीर हमने अडॉप्ट करने हैं, इस दौरान हमने क्या अडॉप्ट करना है। अच्छा डियर व्यूवर्स, सैंपल जब कभी आप लेंगे ना, कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम ले। उसका फ़ायदा ये होता है कि मॉर्निंग टाइम पर जो इन्फेक्शन होता है वो एक पीक स्टेज पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा जब कभी आप काम करेंगे यानी स्ट्रीकिंग करेंगे ना, तो कोशिश करें कि जो वर्किंग एरिया होता है बिफोर एंड आफ्टर आपने उसको स्टरलाइज यानी साफ़ करना होगा। अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल प्रोसेसिंग। तो 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या करना है, सैंपल को प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ इसमें जो बैक्टीरिया आपने आइसोलेट करना है। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि वो ग्रो नहीं होता और कभी कभार ओवर ग्रोथ आपके पास आ जाती है, जो कि एक फॉल्स नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट करता है। अगर सैंपल आपने प्रोसेस नहीं करना, कल आपने प्रोसेस करने, तो इसको इंक्यूबेटर रेफ्रिजरेटर में रख ले। तो इसमें क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और आप कल भी फिर सैंपल स्ट्रीकिंग कर सकते हो। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, आपने क्वालिटी कंट्रोल लाजमी लगाना है, जिससे और आपने अप्रोप्रिएट मीडिया का यूज़ करना है। ठीक है, जो अभी मीडिया कल्चर मीडिया मैंने जिक्र किया, तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब एक पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब एक ग्रोथ आपने लगाने, एक नो ग्रोथ वाला बैक्टीरिया आपने लगाने और एक आपने टेस्ट लगाने। इससे आपको हैंडलिंग का पता भी चल जाएगा अपने, और कल्चर मीडिया का भी पता चल जाएगा कि वो कल्चर मीडिया ठीक है या नहीं। नेक्स्ट आपने ग्राम स्टेनिंग करना है। ठीक है, और बायोकेमिकल टेस्ट भी करना है। अच्छा, बहुत से ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जिसको डायरेक्ट भी पता चल जाता है कॉलोनी देखकर, या जो सेलेक्टिव मीडिया होते हैं उस पर स्ट्रिक करके भी उनको पता चल जाता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। लेकिन जो नए लोग होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल टेस्ट करें बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जो है, जो एंटीबायोटिक आप यूज़ करेंगे तो कोशिश करें कि उस पर जो जोन ऑफ इनहिबिशन आता है 24 आवर बाद, तो उसको CLSI गाइडलाइन के मुताबिक आपने देना है। ठीक है, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं कि वो 14 पर सेंसिटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि 15 पर रेजिस्टेंस भी होते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो कि 12 पर सेंसिटिव होते हैं। तो आपने CLSI के गाइडलाइन को देखकर आपने क्या करना है, जोन ऑफ इनहिबिशन मेजर करना है और फिर सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस आपने देना है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये जो CLSI का गाइडलाइन वेबसाइट पर, CLSI वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो ये हर साल के बाद ये चेंज होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है, पेशेंट को गाइड करना है कि वो किसी किस्म के एंटीबायोटिक्स यूज़ ना करे। 1 हफ़्ता पहले जब वो CS करता है ना, टेस्ट करता है, तो CS टेस्ट के लिए आपने उसको गाइड करना होगा कि अब आपने एंटीबायोटिक छोड़ देना है और पूरे 1 हफ़्ते बाद फिर आपने उसका सैंपल ले लेना है। ठीक है, अच्छा बाज़-औक़ात होता यह है कि जब कभी आप CS करते हो तो इसमें कुछ अननोन बैक्टीरिया आ जाता है, या वो बैक्टीरिया जो कि ज़्यादातर आइसोलेट नहीं होता स्पूटम के दौरान, लेकिन वो बैक्टीरिया फिर भी आ जाते हैं। फंजाई इसमें आ जाता है जो कि कॉमन नहीं होता। ठीक है ना, कॉमन बैक्टीरिया नहीं होते, तो उसको आपने कंटेमिनेशन समझ कर इग्नोर करना है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, आपने क्या करना है, पेशेंट का एज, हिस्ट्री और सेक्स पूछना है। ठीक है, हिस्ट्री जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ज़्यादातर निमोनिया के केस में आता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये नॉर्मल फ्लोरा होता है। ठीक है ना, और MRSA ये स्किन का नॉर्मल फ्लोरा होता है, क्लेप्सिला। तो ये तमाम तर बैक्टीरिया जब आइसोलेट होंगे ना, तो इसके साथ आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री ले लें पेशेंट का, एज भी आप देख लें पेशेंट का। ठीक है ना, आपने पेशेंट भी देखना है कि ये मेल है फीमेल है, तो इससे आपको CS करने में बहुत आसानी हो जाएगी और बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशन। तो ज़्यादातर जो लिमिटेशन होता है, तो डियर व्यूवर्स, इसमें ये होता है कि इसमें चूँकि स्किन का नॉर्मल फ्लोरा भी होता है, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा और स्टेफ आरियस, ये 10% आपके पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और 5% जैसे कि स्टेफ आरियस ग्रो होता है। ठीक है ना, तो अगर आपने ये देख लिया और आपके पास ये ग्रो हो गया, तो ये फिर आप क्या करते हो, स्किन नॉर्मल फ्लोरा होता है और ये आप ग्रोथ रिपोर्ट में दे देते हो, तो इसकी वजह से एक गलत रिपोर्ट चला जाते हैं, एक फ़ॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट चला जाते हैं। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, बाज़-औक़ात होता कुछ यूँ है कि पेशेंट एंटीबायोटिक यूज़ करता है। एंटीबायोटिक से क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ सप्रेस हो जाता है और पेशेंट को फिर भी तकलीफ़ होती है, लेकिन उसका रिपोर्ट नेगेटिव चला जाता है, एक फ़ॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट जनरेट होता है। तो इसलिए पेशेंट को गाइड करें कि एंटीबायोटिक्स ना लें CS के दौरान। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा ये जो केस होते हैं ये 72, अच्छा यहाँ पर मैंने 72 लिखा है, लेकिन इसमें अगर टीबी का केस आ जाता है ना तो वो 2 हफ्तों के लिए भी चले जाते हैं। इट मीन्स कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट होता है। और एक और बात, CS का जो टेस्ट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना। तो ये थे आपके पास लिमिटेशन। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर की वीडियोस की अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।